प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही है। किस तरह से त्रिपुरा का तापमान चढ़ा है, सियासी तापमान। त्रिपुरा में पीएम विकास की राजनीति, विपक्ष पर वार, ये आज का हमारा विशेष है। त्रिपुरा में पीएम विकास की राजनीति, विपक्ष पर वार। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बल्कि चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पे विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, जुड़ी हुई हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय, जो कि मेंबर नेशनल काउंसिल सीपीआई से हैं, स्वागत है सर आपका भी। और प्रकाश चंडालिया, एडिटर राष्ट्रीय महानगर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। और जयराम विप्लव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, जयराम जी, स्वागत है आपका भी। दिनेश जी, आपसे सीधे समझना चाहेंगे कि 5 बार तक लगातार आपकी सत्ता थी, 25 वर्षों तक आप लोग त्रिपुरा में लगातार राज कर रहे थे। पिछले 5 वर्षों में इतना ऐसा क्या कुछ हो गया कि आपको ये लगता है कि अकेले अब लड़ करके जो है बीजेपी को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता है? व्हाट वेंट रॉन्ग? आपको लगता है कि बीजेपी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अकेले उससे मुकाबला करना मुश्किल है? नहीं, बीजेपी ने लंबी लकीर नहीं खींच दी है। बीजेपी ने वहां पे बेहद गंदा पैसे का खेल खेल रही है। पिछले 5 साल में 35 बार से ज्यादा सीपीआई, सीपीएम और हमारे लोगों के ऊपर हमले किए गए हैं, हमारे ऑफिसों को जलाया गया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जब कैंपेन के दौरान एक बहुत बड़ी रैली थी, तो कांग्रेस के जो वहां पे इंचार्ज हैं त्रिपुरा के, डॉक्टर अजय कुमार, सीपीआई का असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी, सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी पे बहुत जानलेवा हमला हुआ है। वहां पे कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है, वहां पे फांसीवाद और गुंडागर्दी का खेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टेट मशीनरी का यूज किया जा रहा है। पिछली बार के चुनाव में भी हमारे में और बीजेपी के वोट में कुल 6200 कुछ वोटों का फर्क था। ये पता नहीं कैसी चुनाव की व्यवस्था है कि 62 से 6500 वोटों के फर्क होने पे उनकी सीटें हमसे 40 से 45% ज्यादा हो जाती है। ये समस्या। आपको चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी शक है? आपको चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी शक है? और जो आरोप आप लगा रहे हैं, दरअसल ये आरोप तो प्रधानमंत्री आज लगा कर गए हैं आपके यहाँ त्रिपुरा में। दिनेश जी, ईमानदारी से चुनाव कराएं, पैसे का गंदा खेल रोकें, भौंडा खेल रोकें, गुंडागर्दी का खेल रोकें। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। जयराम विप्लव जी, ये कह रहे हैं कि पैसे के बल पर आते हैं, चुनाव आयोग पर भी इनको भरोसा नहीं है। अन्यथा ये जो इलेक्शन है वहां पे ये फास्ट हो जाए। चलिए जवाब ले लें जी। देखिए निखिल जी, वामपंथ का चरित्र क्या है ये पूरा देश जानता है, और आज इनका दोहरा चरित्र यहाँ भी उजागर हो रहा है। एक तरफ इनको चुनाव जो करा रही है संस्था, उस पर यकीन नहीं है, इनको भारत की किसी व्यवस्था में यकीन नहीं है, और उसी व्यवस्था के तहत ये बरसों बरस सत्ता में रहे, चाहे त्रिपुरा में रहे हो, पश्चिम बंगाल में रहे हो, या आज केरल में। तो जब ये हारते हैं, आज इन्होंने घोषणा कर दी, दिनेश जी ने आज ही घोषणा हो गई कि ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को स्वयं ही दे रहे हैं और इनकी हार तय है। चुनाव आयोग का रोना, पैसों का रोना, ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं। और अभी देखिए तुरंत स्पष्ट हो जाएगा, आप ये बताएंगे कि चुनाव आयोग ठीक है। एक एक करके बोले दिनेश जी। दिनेश जी, आपका मौका आएगा, आपका मौका आएगा, आप बोल रहे दिनेश जी, आपको मौका दूंगा। दिनेश जी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखें जी। भी आ गया, आप बोलिएगा दिनेश जी। अब आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? जी जी जयराम। देखिए निखिल जी, आज स्थिति ये हो गई कि बरसों बरस जिनका सत्ता था, जिनका इकबाल था, जो हिंसा का खेल वहां खेल रहे थे, जिन्होंने सरकारी दफ्तरों को सीपीएम कैडर के हवाले कर दिया था, जो बंगाल के हालात थे वही त्रिपुरा के भी हालात थे, कमोवेश आज केरल में भी यही स्थिति है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, प्रधानमंत्री जी पर लोगों का विश्वास और त्रिपुरा के लोगों के अंदर विकास के प्रति पैदा हुई आकांक्षा का ये परिणाम है कि कांग्रेस के साथ वामपंथियों को गठबंधन करना पड़ रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के साथ वामपंथ का ये अद्भुत स्वार्थ का मिलन, कुर्सी का खेल नहीं तो और क्या है। जनता समझ रही है, आज जनता देख रही है, वहां हाईवे आ रहा है, वहां इंटरनेट आ रहा है, वहां पे एयरवेज की सुविधा बढ़ रही है, और रेलवेज की सुविधा भी त्रिपुरा में बढ़ी है। त्रिपुरा में आवास लोगों को मिले, 3.5 लाख लोगों को आवास मिले। त्रिपुरा में आयुष्मान के माध्यम से आरोग्य की सुविधा मिली, और त्रिपुरा में लोगों की आमदनी भी बढ़ी।
तो त्रिपुरा के लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो विकास को महसूस कर रहे हैं, आज वहां सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था 60% घरों तक पहुंची है। तो ये सारे विकास कार्यक्रम भाजपा सरकार में हुए हैं और डबल इंजन की सरकार को त्रिपुरा के लोग महसूस करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लेते हैं कि आपकी बातों पर कितना भरोसा है उनको। जी विंग कमांडर अनुमा आचार्य, ये जो सारी बातें इन्होंने कही इसका तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में है कि एक और राज्य जहां पर कांग्रेस फिर से सरेंडर कर गई, ये इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि तमाम उत्तर भारत के आप राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के पूरी हिंदी पट्टी, वहां पर एक एक करके सरेंडर कर गई और जिस दुर्गति पे है कांग्रेस वो किसी से छुपा नहीं है। और एक जगह जहां पर वो लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर भी वो सीपीआई के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है पार्टी को? क्या सोच करके साथ में जो एक गठबंधन है, क्या सोचकर किया गया है बीजेपी को रोकने के लिए? 40-42 जगहों पर आप क्या बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को? निखिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और आपने जो बातें की उनमें से सबसे जी पहली मिल पा चीज रही है, जी बोलिए। जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अनुमा जी, बोलिए, अपनी बात कहिए। नमस्कार, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक अच्छे और निष्पक्ष एंकर के रूप में अगर आप ही निर्णय दे देंगे तो फिर आप मेरे बोलने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने तो सवाल किया है, आप उसका जवाब दे दें। मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मुझे देने दीजिए। एक लंबी लाइन अगर लोकतंत्र की खींची होती बीजेपी ने, एक लंबी लाइन अगर प्रतिस्पर्धा की खींची होती तो बात होती। आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में न केवल डर रहे थे बल्कि धमका भी रहे थे त्रिपुरा की जनता को कि अगर आपने लेफ्ट और वाम मोर्चा को वोट, कांग्रेस को वोट दिया तो आपका विकास रुक जाएगा, मतलब धमका रहे थे। तो इस स्थिति में अगर बीजेपी में है, बीजेपी आज है, तो सवाल उनसे ये करिए, मुझसे तो सवाल आप कर रहे हैं। हमने एक सैक्रिफाइस किया है संविधान के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लोकल के लिए, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने आज जो भी बताया वो केंद्र की योजनाओं के बारे में कुछ लाख बता गए कि इतने लाख शौचालय बनाए, 2 लाख उज्ज्वला योजना दी, 3 लाख हमने घर बनाए, और इसके बाद वो कहने लगे कि हमने कुछ कोकबरक लैंग्वेज जो है, कोकबरक भाषा, उसको हमने केवल सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में डाल दिया। तो राज्य के स्तर पे एक बात की उन्होंने, और बाकी वो केंद्रीय उन योजनाओं की बातें करते रहे जिसको त्रिपुरा का इंसान एक्नॉलेज नहीं करता। उन्होंने जिस बैम्बू पार्क की बात की, यहाँ बैम्बू वैसे ही है, उसको खाली एक घेर दिया है बैम्बू की एक जगह को और उसको बैम्बू पार्क बोल गए। तो इन चीजों पर अकेले लड़ने में क्या दिक्कत थी आपके साथ? दरअसल मेरा मूल सवाल वही है। अनुमा जी, इन विषयों पर अकेले लड़ने में आपको क्या दिक्कत थी? आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नागालैंड में अकेले क्यों नहीं लड़ लेती बीजेपी? नागालैंड में क्यों नहीं अकेले लड़ लेती? अब सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो दूसरों के लिए क्यों पूछेंगे? अनुमा जी, हम आपके पास इस सवाल के साथ आएंगे, लेकिन हम अपने एक और मेहमान प्रकाश चंडालिया जी को इसमें जोड़ेंगे। प्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी लड़ाई को, जहां पर 2 बेमेल गठबंधन, अगर इसको कहा जाए कि बेमेल गठबंधन तो गलत नहीं होगा, पहले सीपीआई के सामने पूरे इतने अनेक वर्षों तक कांग्रेस वहां उनके सामने रही, और आज बीजेपी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं वो एक साथ इस पूरे गठबंधन में सामने आई है, दोनों एक साथ लड़ रहे हैं बीजेपी को हटाने के लिए। किस तरह से देखते हैं इसको, इस गठबंधन को, और राज्य की जनता किस तरह से देख रही है इसको? क्या बताएंगे आप? निखिल जी, मैं वार्ष्णेय जी प्रोफेसर साहब है, मैं उनकी बात से शुरुआत करूंगा। उन्होंने अपने बात के प्रारंभ में कहा कि वहां पर रिगिंग हुई और इसलिए इतनी सीटें वो हार गए। ये भूलना नहीं चाहिए कि 2018 के चुनाव में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली और इनको 16 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 43.59% वोट मिले और इनको 42.22% वोट मिले थे। तो अगर 42% वोट मिले हो और इसकी सीटें घटी हो तो 42% वोट के पाने के लिए भी इन्होंने जमकर रिगिंग की होगी। और जहां तक रिगिंग की बात है, साइंटिफिक रिगिंग का जनक पूरे भारतवर्ष में वामपंथियों को माना जाता है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को मत भूलिए, जब 34 वर्षों तक आपकी पार्टी ने शासन किया था, हर चुनाव में दबंगई के साथ में लोगों के मकानों के दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते थे। वामपंथी शासन के इतने भूखे होते थे कि दूसरे पार्टी को आने नहीं देते थे। 25 वर्षों के त्रिपुरा के शासन में भी आपने वही किया।
त्रिपुरा पूरे भारतवर्ष में उस समय के मीडिया के अखबार वार्ष्णेय जी, मुझे कहने दीजिए ना, आपकी बात हम सुनेंगे। अरे प्रोफेसर साहब, आपकी बात सुनेंगे। केरल में भी लगाए थे अभी हालिया चुनावों में। वार्ष्णेय जी, आपकी बात सुनेंगे। ठीक बात नहीं, कोई किसी को बोल नहीं रहा, आप सबके ऊपर बोल रहे हैं, आप सबके ऊपर बोल रहे हैं वार्ष्णेय जी, आप उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। वार्ष्णेय जी, आप तो प्रोफेसर हैं, कृपया सुनिए ना, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको भी बात सुनना चाहूंगा। जी, वामपंथियों ने हमेशा केंद्र के साथ लड़ाई रखी। बंगाल में भी जब 34 वर्ष इनका शासन था, केंद्र के साथ में इनका विरोध चलता था। जब यहाँ पर त्रिपुरा में 25 वर्ष इन्होंने राज किया, तो राष्ट्रीय फलक पर त्रिपुरा का नाम तभी आता था जब वहां कोई हिंसक घटनाएं होती थी। कि केंद्र की कांग्रेस सरकार, प्रवक्ता कांग्रेस की बैठी हुई है, इन्होंने न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को नजरअंदाज किया। और नरेंद्र मोदी के साथ देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2018 में जब चुनाव प्रचार किया था, उनके पास में हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए सिर्फ वादे थे, हम ये कर देंगे। और आज निश्चित तौर पर उनके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां हैं। एक नया एयरपोर्ट दिया है, लाखों घरों में बिजली दी है, पानी दी है। आप क्या कर रहे थे 25 सालों में? वहां पर पानी का प्रबंध नहीं है, बुनियादी सुविधाएं आप नागरिकों को नहीं दे सके, इसलिए आपको बंगाल की जनता ने, त्रिपुरा की जनता ने दरकिनार कर दिया। और सबसे बड़ी बात, 2018 के बाद में आपकी पार्टी कहां चली गई? आपकी पार्टी की कहीं पर कोई प्रेजेंस नहीं है। आपका अगर कोई एजेंडा होता, आपका संगठन अगर खड़ा हुआ होता, तो आज निश्चित रूप में आप चुनाव में लड़ाई के स्थान पर होते। कांग्रेस तो आपकी सहोदर रही है, कांग्रेस का केंद्र में शासन था, त्रिपुरा में आपकी राज्य सरकार थी। आपने क्यों नहीं मिलकर के राज्य के विकास के लिए कार्य किए? लोगों के घरों में बिजलियां नहीं पहुंची थी। और आज त्रिपुरा राज्य जो है इतना बिजली संपन्न हो चुका है कि बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर रहा है। वार्ष्णेय साहब जी, अनुमा जी को इस पे जोड़ते हैं। अनुमा जी, अब हमें सुन पा रही है? 1 मिनट में बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। मैं ये जानना चलिए 30 सेकंड में खत्म करिए, मैं अनुमा जी के पास जाना था, बीच में आ गए हैं। त्रिपुरा में कितने नए लोगों को नौकरी दी पिछले 5 साल में? जो 18 महीने आपने 5 साल का कार्यकाल का हिसाब अभी बीजेपी प्रवक्ता से ले लेंगे। आपका सवाल मैंने ले लिया। अनुमा जी के पास मुझे जाना है, आवाज पिछली बार रह गई थी, उसके पास उनकी आवाज रह गई थी। अनुमा जी, आपके पास आते हैं, सवाल हमारा अगर आपने सुना हो कि आखिर ये जो सारे मुद्दे आप उठा रही हैं, वो अकेले लड़ने में क्या दिक्कत थी? बहुत साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी लोकतंत्र की लाइन तो खींची नहीं है। आप जानते हैं लोकतंत्र खरीदा जा रहा है। हमारी सरकारें बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी थी, कर्नाटक में बनी थी, इन सब जगहों पे बनी थी। धन बल से उसे ले लिया जाता है, तो आपको पता है। और दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत नीचे गया था, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस का वोट शेयर वापस आया है। बहुत साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो साम दाम दंड भेद के नाम पे जो खरीद फरोख्त होती है, उसे रोकना जरूरी है। संविधान की पार्टी जो सम्मान करती है उसके साथ आना जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन का जुमला ना तो हिमाचल प्रदेश में चला, ना यहाँ चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां डबल इंजन की सरकार का ढोल पीटा जाता है, वो राज्य आज भी शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की बात ना करें अनुमा जी, अगर हम त्रिपुरा तक सीमित रखें। मैं तो ये समझना चाह रहा था आपसे कि आप लोग अकेले लड़ने में आपको आखिर दिक्कत क्या थी। लेकिन फिलहाल जयराम विप्लव जी के पास आएंगे। जयराम विप्लव जी, एक साथ इतने सारे आरोप हैं, आपके पास केवल 2 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है, आप जवाब देंगे जी। जयराम विप्लव जी, देखिए प्रोफेसर दिनेश जी आप मत बोलिए, जयराम विप्लव जी बताइए जी। 1 मिनट का वक्त है जयराम जी आपके पास जी। देखिए निखिल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी